नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर जिसका शीर्षक है अनुवाद एवं पार सांस्कृतिक दक्षता का विकास। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं पार सांस्कृतिक दक्षता से अभिप्राय, बहुसांस्कृतिक समाजों में अस्मिता की अवधारणा, पार सांस्कृतिक दक्षता विकसित करने में अनुवाद की भूमिका। इस प्रस्तुति के उद्देश्य हैं, यानी इस प्रस्तुत मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि पार सांस्कृतिक दक्षता से क्या अभिप्राय है, अस्मिता की अवधारणा यानी जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं उससे क्या तात्पर्य है, बहुसांस्कृतिक समाजों में अस्मिता के क्या मायने होते हैं तथा वे किस प्रकार कार्य करती हैं और विभिन्न अस्मिताओं के सह अस्तित्व में अनुवाद की क्या भूमिका है। इस विषय को हमने 2 मॉड्यूल में विभाजित किया है। पहले मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे पार सांस्कृतिक दक्षता से अभिप्राय, बहुसांस्कृतिक समाजों में अस्मिता की अवधारणा और पार सांस्कृतिक दक्षता विकसित करने में अनुवाद की भूमिका। सबसे पहले हम बात करेंगे पार सांस्कृतिक दक्षता यानी क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस। क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस से क्या मतलब है, पार सांस्कृतिक दक्षता किसे कहते हैं, किन संदर्भों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सब आज की चर्चा का विषय है और उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक मनुष्य, चाहे हम कोई भी किसी भी मनुष्य की हम बात करें, तो हम सभी का जन्म किसी एक खास संस्कृति, किसी एक खास परिवेश में होता है। उस खास संस्कृति या उस खास परिवेश में रहने के कारण हमारा अपना जो पालन पोषण या हमारा रहने सहने का तरीका, खान पान, वेशभूषा आदि सब एक खास एक विशेष संस्कृति से बंधी होती हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब मनुष्य विकास करता है तो अपनी खास संस्कृति, अपनी विशेष संस्कृति के बीच में उसका जन्म होने के कारण अपनी संस्कृति से उसका विशेष प्रकार का लगाव होता है। लेकिन जब हम बहुसांस्कृतिक समाज की बात करते हैं तो बहुसांस्कृतिक समाज से अर्थ है जहाँ एक साथ कई सारी संस्कृतियाँ साथ साथ रहती हों। और हम इससे पहले की जो हमने बातचीत की उसमें हमने बहुसांस्कृतिक अनुवाद के संदर्भ में, बहुसांस्कृतिकता के संदर्भ में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि किसी बहुसांस्कृतिक समाज के लिए 2 जो मॉडल है वो क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने एक मेल्टिंग पॉट थ्योरी की बात की थी और दूसरी हमने सैलेड बॉल थ्योरी की बात की थी। तो उस संदर्भ में जब हम सैलेड बॉल थ्योरी कहते हैं यानी एक ऐसा समाज जहाँ एक साथ बहुत सारी संस्कृतियां साथ साथ न केवल निवास करती हैं बल्कि उनका अस्तित्व भी बना रहे, यानी कि उनकी जो अपनी एक अस्मिता है, अपनी एक जो पहचान है वह भी बनी रहे। तो उस संदर्भ में हमने बहुसांस्कृतिकता की बात की थी। पार सांस्कृतिकता का अर्थ जब हम क्रॉस कल्चरल कहते हैं तो ऐसी सांस्कृतिकता का निर्माण या ऐसे सामाजिक परिवेश का निर्माण जहाँ एक साथ बहुत सारी संस्कृतियाँ न केवल रहती हों बल्कि वहाँ के मनुष्यों में या वहाँ के समाज में उस तरह का एक कॉम्पिटेंस, उस तरह की दक्षता भी निर्मित हो जाए जिसमें वे विभिन्न संस्कृतियों के साथ संप्रेषण कर सके, संबंध कर सकें और उनका साहचर्य बना रहे। अपनी संस्कृति के अलावा विभिन्न संस्कृतियों के बीच संप्रेषित करने, पारस्परिक वार्तालाप करने और समझने की क्षमता को पार सांस्कृतिक क्षमता कहा जाता है। दूसरी संस्कृति के सांस्कृतिक प्रतिमान और प्रणालियों का ज्ञान अथवा उससे परिचित होना। पार भाषाई दक्षता से कहीं अधिक पार सांस्कृतिक दक्षता एक समग्र अवधारणा है। यानी जब हम एक समाज में रहते हैं तो हमारे साथ जब विभिन्न संस्कृतियाँ या विभिन्न समाज या विभिन्न भाषा भाषी समुदाय के लोग जब साथ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ रहने वाले समाज के लोगों को एक खास तरह की, एक विशेष तरह की अपनी दक्षता के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है जिसमें वे विभिन्न संस्कृतियों के साथ साहचर्य बना सके और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति उनका सम्मान का भाव बना रहे ताकि उनके बीच परस्पर संवाद रहे। जैसा कि हमने कहा कि उनके जो सांस्कृतिक प्रतिमान हैं, उनके जो नियम हैं, जीवन शैली है, उनके जो जीवन की प्रणाली है, उन सभी का ज्ञान होना, उनसे परिचित होना और उनसे साहचर्य बनाए रखने का, उनसे एक संवाद बनाए रखने की एक क्षमता या एक दक्षता विकसित करने को हम पार सांस्कृतिक दक्षता कहते हैं। पार सांस्कृतिक दक्षता केवल पार भाषाई नहीं है, यानी कि हम केवल क्रॉस लिंग्विस्टिक या क्रॉस लैंग्वेज कॉम्पिटेंस की या क्रॉस लैंग्वेज कम्युनिकेशन की बात यहाँ नहीं की जा रही, यहाँ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है जो वास्तव में ठीक बहुसांस्कृतिकता की अवधारणा की तरह केवल एक अवधारणा मात्र नहीं, केवल एक राजनीतिक विचार या केवल एक विचार नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक जरिया है, जीवन जीने का एक नज़रिया है, एक तरीका है। उसी संदर्भ में पार सांस्कृतिक दक्षता भी जब हम ऐसे बहुसांस्कृतिक समाज में रहते हैं तो उसके ऐसे समाज के बीच में विभिन्न समाजों से, विभिन्न समुदायों से, विभिन्न भाषा भाषी लोगों से, उनकी संस्कृतियों से, उनके धर्म, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके जीवन शैली से न केवल परिचय होना बल्कि उनके साथ एक तरह का
ऐसा साहचर्यपूर्ण या एक ऐसा व्यवहार निर्मित करना या ऐसा व्यवहार की कल्पना करना जिसमें विभिन्न संस्कृतियां साथ साथ रह सकती हूँ। ये जो पार सांस्कृतिक अवधारणा की जो यहाँ चर्चा की जा रही है उसे पार भाषाई दक्षता से अलग माना जाता है। पार भाषाई दक्षता ये बहुत संभव है कि आप एक ऐसे समाज में रह रहे हों जहाँ एक साथ 7-8 भाषा भाषी लोग रहते हों या कई भाषा भाषी लोग रहते हों, और ऐसे में आप एक क्रॉस लैंग्वेज कॉम्पिटेंस विभिन्न भाषाओं को सीखकर आप निर्मित कर सकते हैं या विकसित कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में पार भाषाई दक्षता है, यानी आप एक से अधिक भाषाएं जानते हैं या एक से अधिक भाषा भाषी लोगों के साथ आप संवाद कर सकते हैं, तो आपके अंदर पार सांस्कृतिक दक्षता भी हो। पार सांस्कृतिक दक्षता अपने आप में एक बहुत ही मानवीय अवधारणा है, बहुत ही इसे कहा जाए कि जीवन जीने का एक नज़रिया है, जहाँ आप विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और उनके साथ साहचर्य बनाते हुए अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं, अपने धर्म और आस्थाओं और विश्वासों के साथ साथ विभिन्न धर्मों और आस्थाओं और उनकी मान्यताओं तथा उनके सांस्कृतिक व्यवहार के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। तो ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि पार भाषाई दक्षता जहाँ एक तरह से केवल भाषाई ज्ञान या कहा जाए कि आपकी एक बाहरी एक क्षमता हो सकती है, लेकिन पार सांस्कृतिक दक्षता बेहद ही मानवीय, बहुत ही अंतस या आंतरिक एक ऐसा भाव है जहां आप विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। तो इस तरीके से पार सांस्कृतिक दक्षता किसी भी बहुसांस्कृतिक समाज में रहने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप तभी उस समाज में सर्वाइव कर सकते हैं जब इस पार सांस्कृतिक दक्षता का जो व्यवहार है वो दोनों ही तरफ से हो, यानी आपकी तरफ से भी और जिस समाज में या जिस समाज के बीच या जिस राष्ट्र या जिस संस्कृति के साथ आप रह रहे हैं उस तरफ से भी। तो तभी एक ऐसे बहुसांस्कृतिक समाज की कल्पना की जा सकती है जहां बहुत सारी संस्कृतियां मिलकर एक साथ रहती हों और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखती हों। पार सांस्कृतिक दक्षता दूसरी भाषा और संस्कृति के माध्यम से दुनिया और स्वयं को दर्शाने की क्षमता को महत्व देती है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट संस्कृति का उत्पाद होता है, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, यानी एक भाषा एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रतिमान, एक प्रकार के संज्ञानात्मक संचार व्यवस्था में विकसित और शिक्षित होता है। एक प्रकार के संज्ञानात्मक संचार व्यवस्था, यानी जब मनुष्य का जन्म होता है किसी परिवार में या किसी खास परिवेश में, उस परिवेश में रहते रहते उसकी जो सांस्कृतिक जो प्रतिमान है उस संस्कृति विशेष के, उनके साथ साथ उनकी भाषा, उनका व्यवहार करने का तरीका, उनकी आस्थाएं, उनके विश्वास और सोचने समझने का अपना एक जो नज़रिया किसी समाज का हो सकता है, चाहे वह धर्म के प्रति हो, चाहे वह समाज के प्रति हो, चाहे बाहरी किसी भी वस्तु के प्रति हो, उसका अपनी एक संज्ञानात्मक व्यवस्था होती है, यानी उनका सोचने का अपना एक खास ढर्रा होता है जिसमें किसी मनुष्य का जन्म होता है। तो इस तरीके से कोई भी मनुष्य अपने नियत परिवेश में जब उसका जन्म होता है तो उसके साथ उसे बहुत ही कहा जाए कि बहुत इनहेरिट तरीके से कुछ चीज़ें साथ में मिलती हैं, जिसे हम हमारे सांस्कृतिक परिवेश कहते हैं। उन सारे सांस्कृतिक परिवेशों के साथ जब मनुष्य दूसरी संस्कृतियों के प्रति आकर्षित होता है तो उस आकर्षण में यदि सम्मान का भाव है, यदि साहचर्य का भाव है, तो ऐसे समाज में विभिन्न संस्कृतियों के होने के बावजूद साथ रहना और एक दूसरे से संवाद स्थापित करना या जीवन व्यवहार में एक दूसरे का साथ होना, या ऐसा कहा जाए कि कार्यस्थल पर भी यदि हम हैं, किसी अपनी वर्किंग प्लेस पर है, तो वहाँ भी यदि विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं तो उनके साथ एक तरह का संवादपूर्ण स्थिति बनाए रखना को हम पार सांस्कृतिक दक्षता के संदर्भ में समझते हैं। मानव समाज का अस्तित्व शून्य में आकार नहीं लेता, अपितु वह विभिन्न संस्कृतियों से उपजे समाजों के बीच ही आकार ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानव समाज किसी एक संस्कृति की देन नहीं है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा बहुसांस्कृतिकता पर जब हमने चर्चा की थी तो हमने विस्तार से चर्चा की थी कि ये कहा जाता है कि या ये माना जाता है कि हमारा जन्म किसी एक खास संस्कृति या एक खास परिवेश में होता है, लेकिन उस संस्कृति उस परिवेश के निर्माण में जो एक लंबी परंपरा है संस्कृतियों के निर्माण की, और जैसा कि कहा जाता है कि संस्कृति कोई ठहरी हुई अवधारणा नहीं है, गतिशील अवधारणा है। हम जिस संस्कृति में जिसमें हमारा जन्म होता है उसी संस्कृति में उसी संस्कृति के व्यवहार के तरीकों को यदि पीछे 50 साल या 100 साल पीछे जाकर देखा जाए तो हम देखेंगे उनके व्यवहार के तरीके उससे अलग हैं। यानी विभिन्न संस्कृतियों के साथ हुए संवाद में या विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने से हमारी अपनी संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार
जैसा कि भीखू पारक कहते हैं कि कोई भी संस्कृति या कोई भी समाज, कोई भी विकासशील समाज किसी एक संस्कृति की देन नहीं हो सकता। वह विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आता है और इन संस्कृतियों के संपर्क में आने से वह अपनी संस्कृति में भी कुछ बदलाव करता चलता है और इस तरह हम सभी किसी एक सीमित या कहा जाए कि बहुत ही फ्रेम्ड किसी एक संस्कृति में बंधे हुए नहीं हैं। जाने अनजाने हमारी संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों की छाया प्रतिछाया में ही निर्मित हुई है। तो इस तरीके से कोई मनुष्य यदि एक संस्कृति में यदि उसका जन्म हुआ है तो उसके साथ उसकी जो सांस्कृतिक जो उसकी जो निर्मित है उसमें भी विभिन्न संस्कृतियों का योगदान है और इस तरीके से एक जो दक्षता है वो धीरे धीरे मनुष्य में विकसित होती चली जाती है। इसे उदाहरण के रूप में भारतीय संस्कृति से समझा जा सकता है, जहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में हम चाहे अनचाहे हर मिनट हर पल ये अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखते हैं कि कितनी सारी विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ हम रहते हैं और उनके साथ रहते रहते हमारे बीच बहुत ही जाने अनजाने कहा जाए या बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से बहुत ही अनायास एक ऐसा हमारा एक दक्षता हम सब में निर्मित हो चुकी है कि हम किसी अन्य संस्कृति के लोगों से मिलते हुए या अन्य संस्कृति के समाज के लोगों से मिलते हुए उनकी आस्थाओं या धर्म आदि के बारे में जानते हुए हम बहुत ही ऐसा कोई कल्चरल शॉक जैसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम ऐसे ही सांस्कृतिक परिवेश में भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से पार सांस्कृतिक दक्षता के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो वो एक साथ जब हमने बहुसांस्कृतिकता की बात की तो जो हमने सैलेड बॉल थ्योरी की बात की थी, ठीक उसी तरीके से हम पार सांस्कृतिक दक्षता के संदर्भ में चर्चा करते हैं कि पार सांस्कृतिक दक्षता यानी उसी तरीके से एक बॉल की तरह जिसमें एक साथ विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हुए भी अपनी अपनी पहचान अपनी अपनी अस्मिता को बनाए रखते हैं। पार सांस्कृतिक दक्षता आधुनिक जीवन की मांग है जो भूमंडलीकरण की तीव्रता से प्रभावित है। इसी कारण अपरिचित संस्कृतियों के बीच भी पारस्परिक संबंध बड़े हैं। अब ये एक बिल्कुल नया परिदृश्य है, यदि मैंने अभी जैसे उदाहरण दिया भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत की निर्मित या भारतीय अवधारणा की जो निर्मित है वो विभिन्न संस्कृतियों के योगदान से या उनके समावेश से बनी है और हम ये नहीं कह सकते कि जो जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं कोट एंड कोट, जिसे हम भारतीय संस्कृति या भारतीयता कहते हैं, वो किसी एक संस्कृति या किसी एक धर्म या किसी एक मान्यता या किसी एक आस्था या विश्वास या किसी एक खास पैटर्न से बनी है। उसके अंतर विभिन्न संस्कृतियों का और जो विभिन्न संस्कृतियाँ समय समय पर भारत में आई और आकर बस गई, उन सभी संस्कृतियों का किसी न किसी तरीके से योगदान है। तो ये तो हुआ भारतीय परिदृश्य की बात, जहाँ पर हमारा समाज की निर्मित ही एक तरह से बहुसांस्कृतिक है। लेकिन आज इस समय में जिसे हम भूमंडलीकृत समय कहते हैं, ऐसा समय जिसमें पूरी दुनिया एक विश्वग्राम के रूप में कन्वर्ट हो रही है, ग्लोबल विलेज जिसे हम कहते हैं, उस संदर्भ में आर्थिक कारणों से और व्यवसाय की दृष्टि से इन सब कारणों से एक भूमंडलीकृत समाज का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर ही पार सांस्कृतिक दक्षता जैसी जो अवधारणा है इसकी मांग और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही हमने कहा कि हम एक विश्वग्राम में तब्दील हो रहे हैं या हम विश्वग्राम में तब्दील हो गए हैं, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का भोजन या विभिन्न संस्कृतियों की जो व्यवस्थाएं हैं या जो उनके आचार व्यवहार है वो किसी न किसी तरीके से हमारी संस्कृति में प्रवेश कर गए हैं। तो इस तरीके से व्यापार की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से या विभिन्न अन्य कारणों से पूरे विश्व में लोग की आवाजाही बढ़ी है। आप संचार क्रांति की वजह से कह सकते हैं, भूमंडलीकरण की वजह से कह सकते हैं, आर्थिक उदारीकरण, ये सब कारण हैं। वे सभी कारण हैं जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो इसने वैश्विक स्तर पर आवाजाही के कारणों को बढ़ा दिया है। और ऐसी स्थिति में जब लोग विभिन्न उद्देश्यों से, चाहे वे शिक्षा हो, चाहे वे रोजगार हो, चाहे शादी ब्याह हो या विभिन्न कारण हो, उन कारणों से जब लोग एक जगह से दूसरे कहा जाए कि ग्लोब के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जब यात्राएं करते हैं, तो ये पार सांस्कृतिक दक्षता उनकी आज एक बहुत ज़रूरी एक अनिवार्य मांग बन चुकी है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में प्रवेश के साथ ही विभिन्न संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता सबसे पहली मांग है। पार सांस्कृतिक दक्षता का अर्थ है एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की सांस्कृतिक बारीकियों से अवगत हो और अंतर सांस्कृतिक संचार के किसी भी रूप में इस समझ को प्रतिफलित करने की क्षमता रखता हो, यानी न केवल परिचित हो बल्कि अंतर सांस्कृतिक संवाद के लिए तैयार हो मानसिक रूप से भी, यानी विभिन्न संस्कृतियों के प्रति संवेदनशील हो। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अन्य संस्कृतियों की सांस्कृतिक विशेषताओं से भली भांति परिचित हो
उसे समझने का सामर्थ्य रखती और रखता हो, तथा उसे उनके बीच संचार में प्रतिफलित करने की क्षमता रखते हों। इसी के साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है अस्मिता का, जिसे हम अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं। जब हम बहुसांस्कृतिक समाज की बात करते हैं और जब हम बहुसांस्कृतिक समाज में पार सांस्कृतिक दक्षता की बात करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला जो बिंदु है वह है अस्मिता, यानी हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान। और जैसे ही हम किसी व्यक्ति से या किसी ऐसे समाज के संपर्क में आते हैं जो हमसे भिन्न है, हमसे अलग है, तो हमारी अस्मिता की अवधारणा जागृत होती है। तो ये अस्मिता क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। अस्मिता के प्रकार, स्वीकृत अस्मिता और आरोप्य अस्मिता, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अस्मिता किसे कहते हैं। अंग्रेजी में अस्मिता के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है आइडेंटिटी, यानी सेल्फ, हमारी अपनी पहचान। ये पहचान, इस पहचान की क्या सीमा है, किसे हम अस्मिता कहते हैं। एक स्त्री होने के नाते मेरी कौन कौन सी अस्मिताएं हैं, उसी तरीके से किसी भी एक व्यक्ति की कितनी अस्मिताएं हो सकती हैं, ये निर्भर करता है कि वे किस दूसरी अस्मिता के संपर्क में आ रहे हैं। यदि मैं किसी पुरुष के संपर्क में आती हूँ तो मेरी अस्मिता स्त्री की अस्मिता हो जाती है। यदि मैं धार्मिक दृष्टि से किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से संपर्क में आती हूँ तो मेरी अस्मिता मेरी धार्मिक अस्मिता हो जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से मेरी अस्मिता सांस्कृतिक हो जाती है। राज्य के स्तर पर अगर मैं दिल्ली से बाहर किसी व्यक्ति से मिलती हूँ तो मेरी अस्मिता दिल्ली से या मेरे अपने शहर से जुड़ी मेरी अस्मिता हो जाती है। उसी तरीके से यदि मैं किसी कार्यस्थल पर काम करती हूँ तो मेरी अस्मिता मेरे कार्यस्थल से जुड़ जाती है। और उसी के तरह जब हम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम विभिन्न तरह के लोगों से मिलते हैं तब हमारी सांस्कृतिक अस्मिता भी बदलती चली जाती है। मैं भारतीय हूँ, ये मेरी अस्मिता हो जाती है, जिसमें मेरी बाकी सारी अस्मिताएं एक तरह से कहें कि समा जाती हैं। तो ये अस्मिताएं, अस्मिता की कोई एक निश्चित अवधारणा नहीं हो सकती। अस्मिता कि आपकी या मेरी कोई एक अस्मिता नहीं हो सकती। ये निर्भर करता है कि हमारे सामने हमारा अन्य यानी हमारा अदर कौन है और किसके सामने हम अपनी आइडेंटिटी का सवाल या अपने सेल्फ की पहचान का मुद्दा हमारे लिए बड़ा मुद्दा होता है। अब हम बात करेंगे अस्मिता के प्रकार कौन कौन से हैं। अस्मिता के प्रकार के संदर्भ में दो तरह की अस्मिता मानी जाती हैं, एक स्वीकृत अस्मिता, दूसरी आरोप्य अस्मिता, यानी एक इम्पोज्ड जिसे हम सेकंड आरोप्य अस्मिता कह रहे हैं और दूसरी जो हमारी सेल्फ नोन या कहा जाए एक हमारी एक्सेप्टेड, वेल एक्सेप्टेड जो हमारी अपनी आइडेंटिटी है वो। तो स्वीकृत अस्मिता व्यक्ति स्वयं को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, ये हमारी स्वीकृत अस्मिता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि मैं एक स्त्री हूँ तो ये मेरी अपनी स्वीकृत अस्मिता है। अगर मैं कहूँ कि मैं भारतीय हूँ तो ये मेरी अपनी स्वीकृत अस्मिता है। ये अगर मैं कहूँ कि मैं इस राज्य विशेष से संबंध रखती हूँ या इस विषय विशेष से संबंध रखती हूँ तो ये मेरी अपनी स्वीकृत अस्मिता है, जिसके बारे में मैं जानती हूँ या जिसे स्वीकार करने में मुझे किसी तरह का कोई परहेज या गुरेज नहीं है। दूसरी अस्मिता जिसे हम कहते हैं आरोप्य अस्मिता, दूसरे लोगों के बीच उनकी क्या पहचान है, ये आरोप्य अस्मिता है। ये आरोप्य अस्मिता हम सभी किसी न किसी रूप में किसी दूसरी संस्कृति या अपने से भिन्न किसी लोगों, अलग तरह के लोगों पर, अपने से भिन्न लोगों पर हम एक खास तरह की अस्मिता को हम मढ़ते हैं, वो उसे हम आरोप्य यानी इम्पोज अस्मिता कहते हैं। जैसे हम कहें कि यदि मुंबई में हैं तो पूर्व से आने वाले लोगों के लिए हमारे पास एक खास अस्मिता, जैसे हम भैया भी कहते हैं। उसी तरीके से यदि हम दिल्ली में हैं तो किसी खास जाति या किसी खास धर्म के लिए हमारे दिमाग में एक खास तरह का शब्द होना जिसको वे स्वयं नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे हम कहें कि किसी को बिहारी कहना तो उसकी बिहारी अस्मिता को पर एक तो इनके द्वारा स्वीकार किया जाना कि यस वी आर बिहारी या वी आर पंजाबी या यस वी आर गुजराती, पर वो हुई एक तरह से उनका बहुत ही पॉजिटिव या सार्थक संदर्भ में जिन्होंने अपनी अस्मिता को स्वीकृत अस्मिता के संदर्भ में। लेकिन यदि दूसरे समाज का व्यक्ति किसी अन्य समाज को हिकारत की दृष्टि से देखता है या उसे कम पसंद की दृष्टि से देखता है तो उस पर जो अस्मिता आरोपित करता है, उसके अंदर जो अर्थ संजो कर रखता है, उसे हम आरोप्य अस्मिता के संदर्भ में कह सकते हैं। जो हम अपने देश में या अपने समाज में विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न मान्यताओं के लोगों के लिए हम इस तरह की अस्मिताएं हम अपने दृष्टि से बनाते हैं दूसरे के लिए। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो संस्कृति की जो परिभाषा है और हमारी सांस्कृतिक पहचान की जो परिभाषा है, हम अपनी संस्कृति से या अपनी पहचान से इतना अधिक हमारा लगाव होता है कि हमें अपनी संस्कृति या अपनी पहचान से बाहर के लोगों के प्रति एक खास तरह का नकारात्मक रवैया रहता है। उसी नकारात्मक रवैये की देन है कि हम एक आरोप्य अस्मिता की बात करते हैं, जिसमें हम यदि हम कहें कि यदि किसी को ब्लैक्स कहना या किसी को दलित कहना
या किसी को किसी खास अवधारणा के साथ या किसी खास नकारात्मक रवैये के साथ किसी को ट्रीट करना, या भारत से बाहर के लोगों को इंडियंस कह कर, देसी कहकर उनका अपमान करना, तो ये आरोप्य अस्मिताएं हैं जिसको जो हमारी स्वीकृत अस्मिता से, यानी मेरे द्वारा खुद स्वीकार की गई अस्मिता से अलग वो समाज हमें देता है। तो ये दो तरह की अस्मिताओं की अवधारणा हम बहुसांस्कृतिक समाज में करते हैं। इस पार सांस्कृतिक दक्षता के कारण क्या हैं, या कहा जाए कि बहुसांस्कृतिकता के जो कारण है वो कारण क्या है, किन कारणों से इन सब चीज़ों की निर्मित होती है, इन सब पर भी हम बात करेंगे। हम जानते हैं, जैसे हमने भी चर्चा की, कि विभिन्न कारणों से पूरे ग्लोब पर लोग निर्वासित होते रहे हैं। इसके निर्वासन के अलग अलग कारण, जैसे मैंने कहा कि भूमंडलीकृत समय में उसके कारण अलग है, औपनिवेशिक समय में उसके कारण अलग थे। हम जानते हैं कि औपनिवेशिक समय में बहुत सारे देशों से या समाजों से लोगों को उठाकर किसी दूसरे भूगोल के किसी दूसरे हिस्से में बसाया गया, जिसका कि अलग अलग उद्देश्य थे। कहीं मजदूरी उनका उद्देश्य था, कहीं किसी तरीके की दास प्रथा का जो एक तरह से संदर्भ है, उस संदर्भ में तो हमने देखा कि निर्वासन जो था वो विभिन्न उद्देश्यों से सदियों से होता चला आया है, और आप ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के समय में इसके अन्य भी कारण उत्पन्न हो गए हैं। तो इस तरीके से एक बहुसांस्कृतिक समाज के निर्माण के जो कारण हैं उनकी यहाँ चर्चा की जा रही है। भूमंडलीकरण के कारण निर्मित बहुसांस्कृतिक समाज, हम जानते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण किस तरह का एक बहुसांस्कृतिक समाज का निर्माण हो रहा है। अस्मिता के प्रसार में संस्कृति और संचार की भूमिका, यानी जो विभिन्न अस्मिताएं हैं, यानी यदि हम यहाँ अस्मिता के बारे में यदि चर्चा करें तो अस्मिता के प्रचार प्रसार में संस्कृति और संचार की क्या भूमिका है, इसे भी पार सांस्कृतिक दक्षता के संदर्भ में देखे जाने की ज़रूरत है। और साथ ही कि पार सांस्कृतिक दक्षता के निर्माण में संचार की क्या भूमिका है। तो हमने भी बात की कि भूमंडलीकरण के कारण और संचार क्रांति आने के कारण, जैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो हम कहते हैं कि जो एक सूचना क्रांति की जो हम बात करते हैं, उस सूचना क्रांति के कारण या संचार क्रांति के कारण ये जो पार सांस्कृतिक दक्षता में जो बहुसांस्कृतिकता या विभिन्न संस्कृतियों की आवाजाही के जो कारण हैं, उन सब में भी बहुत तेज़ी आई है। और उसी के कारण जब हम संचार के विभिन्न माध्यमों की बात करते हैं तो वो किस तरीके से पार सांस्कृतिक दक्षता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे एक साथ विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से अक्रॉस द ग्लोब संवाद कर सकते हैं। फेसबुक हो, ट्विटर हो, या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स हो, ईमेल हो, आदि बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम ये जो अपनी संस्कृतियों को लेकर जो एक जो आइसोलेटेड या कहा जाए जो अपनी संस्कृति के साथ जो एक खास तरह का रवैया या अपने संस्कृति के प्रति या उसी की सीमाओं में कैद नहीं है। आज हम इन विभिन्न कारणों से, विभिन्न तरह के लोगों से, विभिन्न संस्कृतियों से न केवल संवाद करते हैं, बल्कि बहुत सारी संस्कृतियाँ, वे सभी संस्कृतियाँ जो किसी न किसी रूप में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बड़े दिखाई देती हैं, हम उन सभी देशों की बात कर सकते हैं जो भूमंडलीकरण से जुड़े हैं, या एक तरह कहा जाए कि जो बहुत डोमिनेंट भाषाएं हैं, डोमिनेंट संस्कृतियाँ हैं, उन सभी संस्कृतियों से आज किसी न किसी रूप में हमारा परिचय होता है। तो ये पार सांस्कृतिक दक्षता किस प्रकार संचार उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सद्भावनापूर्ण अंतर सांस्कृतिक संचार के लिए संचार में शामिल व्यक्ति विशेष की अस्मिता को संप्रेषित करना और समझना परम आवश्यक है। यानी जब हम पार सांस्कृतिक दक्षता की बात करते हैं तो पार सांस्कृतिक दक्षता केवल पार भाषाई दक्षता नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा। पार सांस्कृतिक दक्षता से अर्थ ये है कि हम जिस संस्कृति विशेष में हम रुचि दिखा रहे हैं, केवल उस संस्कृति में ही किसी खास उद्देश्य से रुचि न दिखाना, बल्कि उनकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, बल्कि उनकी जो अस्मितागत जो उनकी विशेषताएं हैं, उन्हें भी एक तरह से तटस्थ भाव से देखते हुए, या कहा जाए कि उनके प्रति भी एक संवेदनशील रवैया रखना और उनको सम्माननीय दृष्टि से या सम्मानपूर्ण तरीके से स्वीकार करना और उनके प्रति सम्मान का भाव बनाए रखना। तो जब हम किसी अस्मिता की बात करते हैं, जब हम विभिन्न अस्मिताओं की बात करते हैं, तो उन अस्मिताओं को जानते हुए सबसे पहले अपनी जो एक सांस्कृतिक विशेषता है या अपनी जो अस्मितागत विशेषता है या अपने अंदर जो एक श्रेष्ठता का भाव है, उसे एक तरह से दरकिनार करते हुए उस संस्कृति के प्रति, उस अस्मिता के प्रति आपको संवेदनशील होकर सोचना होगा। तभी आप सही मायनों में एक क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस की बात कर सकते हैं, जहां आप विभिन्न संस्कृतियों से संवाद कर सकते हैं। सार्थक व प्रभावशाली पार सांस्कृतिक दक्षता का लक्ष्य स्वीकृत और आरोप्य अस्मिताओं के अंतर को कम करना है। अब हम जानेंगे पार सांस्कृतिक दक्षता विकसित करने में अनुवाद की क्या भूमिका है।
अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के प्राचीनतम रूपों में से एक, जिसने भौगोलिक सीमाओं के पार जाकर विचारों, ज्ञान, धार्मिक विचार एवं व्यवहार, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों तथा वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार किया। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण भारतीय संदर्भ में कोई नई अवधारणा नहीं है। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो, जैन धर्म का प्रचार हो या धार्मिक स्तर पर जो भी प्रचार प्रसार हुआ, उसमें कहीं ना कहीं अनुवाद की भूमिका थी। उसी तरीके से हम जानते हैं कि ईसाई मिशनरियों द्वारा जो विश्व भर में ईसाइयत का जो प्रचार किया गया, उसके बीच भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पार सांस्कृतिक दक्षता विकसित करने में अनुवाद की भूमिका तो किसी तरीके से भी हम कहें कि संदिग्ध नहीं है। लंबे समय से इस पर बात होती चली आ रही है या इस पर काम होता चला आ रहा है। मानव सभ्यता के आरंभिक चरणों में साहित्यिक एवं धार्मिक पाठों के अनुवाद के जरिए ही सांस्कृतिक प्रतिमानों और रीति रिवाजों को उन क्षेत्रों से परिचित करवाया गया जो अब तक अपरिचित थे। तो हम ये भी जानते हैं कि मुगल काल में भी किस प्रकार वेदों, उपनिषदों आदि के अनुवाद हुए, पंचतंत्र का अनुवाद हुआ, अरब और भारत के बीच में भी किस तरह से अनुवाद की जो पूरी संस्कृति है उसके बारे में, या हम कहें कि ग्लोबल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव या अनुवाद का जो है किस तरीके से ईसाइयत का प्रचार प्रसार किया गया। तो धर्म जो मध्यकाल में मनुष्य की सोच के केंद्र में था, उसके कारण भी अनुवाद की वजह से ही वे धर्म विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न नए समाजों में प्रवेश कर पाए। तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुवाद की भूमिका थी, जिसे हम अब भारत के संदर्भ में भी समझते हैं, वैश्विक संदर्भ में भी समझते हैं और अन्य संदर्भों में भी हम जानते हैं कि किस तरीके से विभिन्न धर्मों के प्रचार प्रसार में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अनुवाद एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संदर्भ सभी अवस्थाओं में निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अनुवाद, जैसा मैंने कहा कि एक पार सांस्कृतिक दक्षता निर्मित करने में अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि वह अनुवाद तटस्थ या निष्पक्ष तरीके से किया जाता है तो हम विभिन्न संस्कृतियों के प्रति उनके प्रति जो तटस्थ रवैया हो सकता है, या कहा जाए उनके प्रति जो एक सम्माननीय रवैया हो सकता है, वह संभव है। लेकिन हमारे सामने औपनिवेशिक युग में खास तौर पर ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जहाँ पर उपनिवेशित देशों की संस्कृति के प्रति या उपनिवेशित समाजों के प्रति अनुवाद के माध्यम से जो एक खास अवधारणा निर्मित की गई, वह भी हमारे सामने आज जब हम पोस्ट कोलोनियल टाइम में जब उस पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वह भी एक अवधारणा निर्मित की गई जहाँ पर अनुवाद की भूमिका बेहद निर्णायक भूमिका थी। तो इस संदर्भ में ये देखे जाने की आवश्यकता है कि अनुवाद जो पार सांस्कृतिक दक्षता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह भी यदि सही दृष्टि से या तटस्थ दृष्टि से यदि उस पर काम नहीं होता है तो किस प्रकार वह किसी संस्कृति, किसी भाषा या किसी समाज के प्रति एक खास तरह की अवधारणा निर्मित करने में अपनी भूमिका निभा सकता है, या हम ये भी कहें कि वो मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, या उसके साथ एक खास तरह की उसकी सहायता से, उसके माध्यम से संस्कृतियों की छवि को बनाया या बिगाड़ा भी जा सकता है। तो इस तरीके से अनुवाद की भूमिका पार सांस्कृतिक दक्षता को विकसित करने में, बहुसांस्कृतिक समाज के निर्माण में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उस पर काम करने से पहले या उस पर काम करते समय इन सब बिंदुओं का भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। स्रोत भाषा पाठ, लेखक का रचना काल, उसके काव्य शास्त्र से लेकर भाषाई कार्यनीति और सौंदर्य शास्त्र, सभी निर्णय अनुवाद संस्कृति के साहित्य शास्त्र से प्रभावित होते हैं। लक्ष्य भाषा में अनुदित पाठ की उपलब्धता पाठक को स्रोत पाठ की संस्कृति में प्रचलित सांस्कृतिक प्रतिमानों की प्रत्यक्ष जानकारी देती है। अनुदित पाठ के जरिए ही लक्ष्य भाषा के लोगों को नई धार्मिक अवधारणाओं, रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों का परिचय प्राप्त होता है या परिचय प्राप्त हुआ है। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से औपनिवेशिक युग में भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, उससे जो भारत की एक छवि निर्मित करने का काम किया गया, हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार वैश्विक प्लेटफॉर्म पर या वैश्विक पटल पर जो भारत की छवि के निर्माण के जो कारण हैं, उसमें अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। और ख़ास तौर पर उस समय में जब भारत में पर अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय जो अनुवाद कार्य हुए, उसने भारत की छवि को कहीं ना कहीं विकृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से अनुवाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें और बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में अनुवाद को यदि हम टूल ऑफ मैनिपुलेशन की तरह अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से किसी संस्कृति की छवि को बनाने और बिगाड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ये भी अनुवाद के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म अनुदित धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भारत की सीमाओं के पार जाकर उत्तर पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, उत्तर पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा।
धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद ने कोश निर्माण और द्विभाषिक कोश शब्दकोशों की रचना को जन्म दिया, जो काफ़ी सटीक रूपांतर थे तथा इन्होंने एशियाई भाषाओं की वृद्धि और विकास में भरपूर सहयोग दिया। अब हम बात करेंगे भूमंडलीकृत समय में पार सांस्कृतिक दक्षता और अनुवाद की। जैसा मैंने अभी तक चर्चा की कि अनुवाद की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण रही और किस तरीके से औपनिवेशिक युग में, और अगर हम प्राचीन युग की बात करें तो धर्मों के प्रचार प्रसार में अनुवाद ने किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के संदर्भ में इसे और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि विभिन्न संस्कृतियाँ यहाँ पर आई, चाहे वे आक्रमणों के माध्यम से, चाहे उपनिवेशीकरण के माध्यम से, और यहाँ आकर जो विभिन्न संस्कृतियाँ बस गई उनके बीच में जो संवाद स्थापित हुआ तो भाषाई और अनुवाद के माध्यम से संवाद हुआ और उसके कारण एक बहुसांस्कृतिक समाज की निर्मित होती है। लेकिन भूमंडलीकृत समय में जहाँ पार सांस्कृतिक दक्षता एक सोचे समझे विचार की तरह से देखा जा रहा है, जिससे वहाँ पर अनुवाद की भूमिका क्या है। तो हम जानते हैं कि भूमंडलीकृत समय हम उस समय को कहते हैं जहाँ पर पूरा विश्व आर्थिक उदारीकरण की और अग्रसर हुआ। एक भूमंडलीकृत समाज की बात हुई जिसके मूल में आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक उदारीकरण है, जिसके माध्यम से दुनिया भर के देश एक दूसरे के बीच जहाँ जहाँ भूमंडलीकरण की अवधारणा को अपनाया गया वे आपस में व्यापार करने के लिए मुक्त हुए। तो ऐसी स्थिति में पार सांस्कृतिक दक्षता की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के बीच संप्रेषण बहुत अधिक बढ़ा, लोगों के बीच आवाजाही, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न देशों के बीच संस्कृतियों की आवाजाही बहुत अधिक हुई, तो वहाँ पर अनुवाद की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच संप्रेषण में गति के संदर्भ में से देखे जाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार, चाहे उसका उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण था, लेकिन उससे सांस्कृतिक उदारीकरण अपने आप एक तरह से कहा जाए, इसे बाय प्रोडक्ट के रूप में, इसे गौण उत्पाद के रूप में देखने को मिला, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का आपस में संवाद हुआ। उन सभी संस्कृतियों का आपस में संवाद हुआ जो किसी न जो हम कह सकते हैं कि जो वैश्विक परिदृश्य में शायद जिसकी कभी लंबे समय तक शायद कभी चर्चा भी नहीं हुई होगी। तो विभिन्न कारणों से, चाहे वे कारण आर्थिक कारण ही क्यों ना रहे हों, चाहे वे बाजार के कारण ही क्यों ना रहे हों, लेकिन आज हम देखते हैं कि एशिया का यूरोप के, यूरोप का एशिया और एशिया के भी कई ऐसे देशों से भी संवाद हुआ जहां हम देखते हैं कि यूरोप एशिया में संवाद कभी नहीं रहा, या विभिन्न परिदृश्यों में या विभिन्न देशों और संस्कृतियों में हमें संवाद देखने को नहीं मिला। तो उसके कारण चाहे आर्थिक कारण ही क्यों ना, लेकिन संप्रेषण की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से आज वहाँ संवाद हो रहा है। भोजन, वेशभूषा, संस्कृति आदि के बीच में संचार हो रहा है, और हम सभी जानते हैं कि हमारे खान पान से लेकर हमारे रहन सहन, हमारे पहनावे, सभी में किसी न किसी रूप से विभिन्न संस्कृतियों का एक तरह से कहा जाए कि प्रवेश हो चुका है। हम आज बाज़ार जाते हैं तो हम ज़रूरी नहीं कि हम केवल भारतीय परिधान ही खरीदते हैं। हम बाज़ार जाते हैं या घर भी खाना बनाते हैं तो हम केवल भारतीय खाना या भारतीय भोजन ही पसंद करते हो, ऐसा नहीं है। आज हमारे फूड में, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो इटालियन हो, चाहे नेपलीज़ हो, बहुत तरह का खाना किसी न किसी तरीके से हमारे रोज़मर्रा के जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो किस प्रकार इस भूमंडलीकृत अवधारणा से जो सांस्कृतिक उदारीकरण हुआ वो किस तरह प्रभावित हुआ, और उसमें अनुवाद क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार, उपभोक्ता और अनुवाद, यानी कि विश्व नागरिक के साथ जो एक विश्व उपभोक्ता की जो एक अवधारणा साथ साथ शुरू हुई बाजार के शुरुआत से, उसने अनुवाद के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोल दिया। चाहे वह पर्यटन के क्षेत्र में हो, जैसा अगला ही हमारा बिंदु, हम पर्यटन पर भी बात करेंगे, चाहे वह पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वह ज्ञान और साहित्य के संदर्भ में हो, चाहे ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में हो। यानी कि आज जब हम व्यापार की दृष्टि से जब एक से दूसरे देशों में जाते हैं या एक दूसरी संस्कृतियों से संवाद करते हैं, चाहे वह इंटरनेट के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से, तो वहाँ अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाँ हम भारत में बैठे हुए जब हम किसी प्रोडक्ट को, जब हमने कोई उत्पाद खरीदा, उस उत्पाद से संबंधित जब हम कोई कंप्लेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो कस्टमर केयर का नंबर है वो भारत में नहीं, कहीं किसी दूसरे देश में, अमेरिका में या जापान में या किसी और देश के कस्टमर केयर के साथ हमें जोड़ रहा है, लेकिन हमसे संवाद करने वाला व्यक्ति वहाँ हमसे हमारी भाषा में बात कर रहा है। तो किस प्रकार इसने, ये भूमंडलीकृत समाज ने, ये भूमंडलीकरण की अवधारणा ने भाषाओं की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक नया एक परिदृश्य खोल कर रखा है, जहाँ पर हमें पार सांस्कृतिक दक्षता या इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस या क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस हमारी केवल एक मानवीय ज़रूरत नहीं है, अब हमारी एक तरह से अनिवार्यता बन चुकी है। और इस तरीके से व्यापार की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, आज हम पर्यटन के क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जगह जगह जो हमें हमारे लिए जो आवश्यक सामग्री है, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे
गाइड के रूप में हो या किसी भी तरीके से होटल आदि में हो, हमें हमसे हमारी भाषा में या कम से कम किसी ऐसी भाषा में जिसे हम जानते हों उसमें संवाद की हमें सुविधा अक्सर मिल जाती है। वे भारतीय संदर्भ में भी हम देख सकते हैं, जो विद इन इंडिया जब हम बात करते हैं तो यदि हम केरला जाते हैं या हम किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं जो अहिंदी भाषी राज्य है, वहाँ भी हमें अपनी भाषा में बात करते हुए या कम से कम एक ऐसी भाषा जो हमारे लिए संपर्क भाषा के रूप में, चाहे वे अंग्रेजी क्यों ना हो, हमें संवाद करने के लिए लोग मिल जाते हैं और हम ऐसी बिल्कुल अपने भाषा से इतर समाज में, अपनी संस्कृति से इतर समाज में भी हमारा संवाद संभव हो पा रहा है। तो इस संदर्भ में से देखे जाने की ज़रूरत है कि पार सांस्कृतिक दक्षता केवल एक मानवीय अवधारणा ही नहीं, बल्कि आज 21वीं सदी में सूचना क्रांति के समय में, भूमंडलीकरण के समय में आज हमारे मानव जीवन की अनिवार्यता बन चुका है। तो ये और इसमें अनुवाद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती है। तो इस सत्र में हमने पार सांस्कृतिक दक्षता के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। धन्यवाद, नमस्कार।